प्राइमरी कोयल में क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी कोयल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, इसी को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 14 अक्टूबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। सो चलिए आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू इज आइडेंटिफाई द टेंस शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब मैंने स्टूडेंट्स आपको काफ़ी वीडियोस में ये बताया हुआ है कि टेंसेज आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे डायरेक्टली एमसीक्यूज आ जाता है जिस तरह यहाँ पर गिवन है। सेकेंडली आपके एक्टिव, पैसिव एंड इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के लिए भी ये ज़रूरी है। सो टेंसेज लाजमी करके जाइएगा। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ड यूज़ होंगे, लाइक कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, इसमें विल यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा, हैज़ यू होगा, ये आपने लाजमी याद करना है। अब यहाँ पर अगर हम फोकस करें, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये कौन सा टेंस है? इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि प्रेजेंट एक काम अभी हो भी रहा है एंड कॉन्टिन्यूस वो जारी भी है। सो दैट्स व्हाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब आप कहेंगे सर कि हमें पेपर में किससे पता लगेगा कि ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होगा हैज़ या फिर हैव। हैज़ कब लगेगा, हैव कब लगेगा, डिपेंड करता है सिंगुलर एंड प्लूरल के ऊपर। अगर सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हम हैज़ यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल होगा या फिर प्लूरल होगा वहाँ पर हम हैव यूज़ करेंगे। इसके बाद आप लगाएंगे बीन प्लस वर्ड लगाएंगे, और वर्ड के साथ आईएनजी का भी इजाफा करना। से मैं यहाँ पर एक दफ़ा क्लेरिफाई करके लिख दूँ। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, देन आप लगाएंगे हैज़ या फिर हैव, प्लस इसमें लगेगा बीन, वर्ब लगेगा प्लस आईएनजी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यू नंबर 2 इज टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स। सो अगर हम वैसे इसकी लफ्जी मानी देखें तो इसका मतलब ये होता है मिडनाइट में, यानी आधी रात को तेल जलाना। लेकिन ये प्रोवर्ब, ये एक ईडीएम है। इसका मतलब क्या है? टू वर्क लेट एट नाइट। जिस तरह अगर आप मेरी एग्जांपल ले ले, सो रोज़ाना मैं 1 बजे तक लाजमी पढ़ता हूँ। अब पढ़ने से मेरा मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपना एकेडमिक पढ़ता हूँ। मेरा ऑटोमेशन का एक यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर काम करता हूँ। मेरा ये जो मेन चैनल आप देखते हो ऑल पाक प्रोसेस, मैं इस पर काम करता हूँ। इसके लिए स्क्रिप्टिंग करनी होती है, पीडीएफ बनाना होता है। सो अगर मैं एडीएम लिखना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब क्या होता है? टू वर्क लेट एट नाइट। आप रात को देर तक काम कर रहे हो, तो इसके लिए कौन सा एडीएम यूज कर सकते हो? टू बर्न द मिडनाइट। और क्यू नंबर 3 इज द क्लासरूम वाज अज़रू। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर सपोज करें मैं ना बताऊं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपको जानते हो और मेरे बताने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताते, सो अब मैंने जो बताना है ये क्या है? दिस इज मेटाफोर। अब आप कहेंगे सर ये सिमिली क्यों नहीं है, पर्सनिफिकेशन क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूँ ये मेटाफोर क्या है। मेटाफोर को हम सिंपल उर्दू में इस्तारा कहते हैं। इसमें एक चीज को दूसरे चीज के साथ अटैच करते हैं, बट यहाँ पर ना हम लाइक का यूज करते हैं ना फिर एस का यूज करते हैं। लाइक और एस का यूज किस में होगा? वो सिमिली में होगा। सो ये मेटाफोर है। वैसे तो क्लासरूम जू नहीं होता, क्लासरूम चिड़ियाघर नहीं होता। इसका मतलब क्या है? अगर इसके मानी देख ले तो इसका मतलब ये होता है कि क्लासरूम क्या है? क्लासरूम बहुत ज्यादा शोर है उसमें, क्लासरूम बहुत ज्यादा नॉइजी है। इमली का मैंने आपको बता दिया। अगर ये सिमिली तब होती अगर यहाँ पर लाइक और एस का यूज होता। पर्सनिफिकेशन क्या है? लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज को नॉन लिविंग थिंग को दें। क्यू नंबर 4 इज सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। अब विजिलेंट का मतलब होता है निगरानी करना, और यहाँ पर इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है केयरफुल। इसके अलावा वॉचफुल, अलर्ट या फिर अटेंटिव, दीज आर द सिनोनिम्स फॉर। क्यू नंबर 5 इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें आपने करेक्ट को चूज करना है। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या है? शी डज नॉट लाइक मैंगोज। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, शी डज नॉट लाइक मैंगोज, ये आपको ऑप्शन सी में मिलता है। अब जब भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ऑप्शन ए क्यों करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट नहीं है और ऑप्शन डी क्यों करेक्ट नहीं है? तो जब भी स्टूडेंट्स आप शी यूज करते हो, ही यूज करते हो या फिर इट यूज करते हो,
तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, इसके साथ आप लगाएंगे डजंट, डोंट नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, जो आप इसके बाद वर्ब लगाएंगे, सो वर्ब किसके साथ होगा, उसमें एस या फिर ईएस का इजाफा नहीं होगा। सो ऑप्शन ए को देख ले, शी डोंट। सो मैंने आपको क्या बताया था, शी ही और इट के साथ हम डजंट लगाते। ऑप्शन बी को देख ले, डजंट लाइक्स। सो देखिए यहाँ पर जो वर्ब है वो लाइक है ना, सो लाइक के साथ यहाँ पर एस लगाया गया है, सो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी को देखिए, शी नॉट लाइक्स मैंगोस, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सो दैट्स व्हाई जो ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है, बिकॉज जो ही है और इट है, इसके बाद में डजंट लगाया, फिर उसके बाद जो वर्ब है जो लाइक है वो इसके बगैर। इसकी नंबर 6 इज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज ड्यू टू। सो कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका जो जनरल फार्मूला है वो है RC डबल बॉन्ड इनटू H। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर अगर आप देखिए से कार्बोनाइल ग्रुप है, सो कार्बोनाइल ग्रुप भी एसिडिक है। सेकेंडली यहाँ पर अगर आप देख ले हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी एसिडिक है। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन बोथ बी एंड सी। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पर आप देख ले हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। अभी जो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है ये इजीली जो हाइड्रोजन है ना इसको लॉस कर देता है, आयंस को या फिर प्रोटॉन को इजीली लॉस कर देता है। तो इसका जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, RC डबल बॉन्ड इनटू O। तो जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है दिस इज क्वाइट स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सो एक रीज़न क्या होगी कि इसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ज़्यादातर एसिडिक है और आसानी से रिएक्शन कर देता है। सेकेंडली इसका जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है वो स्टेबल है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी जो एसिडिटी है, द फर्स्ट वन इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द सेकंड वन इज जो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनता है वो क्वाइट stable. And skill number 7 is which of the following has the highest ionization energy? अब ionization energy होता क्या है, ionization energy से मुराद क्या है। सपोज करें मैंने कहा कि कोई न्यूक्लियस है, सो एटम में सपोज करें इसका न्यूक्लियस है, ये इसके शेल है। अब इसके शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलने में यानी निकालने में जितनी एनर्जी लगती है इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। गिवन ऑप्शन में अगर हम बात करें, हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सोडियम। सोडियम के बाद ज़्यादा किसकी होंगी, वो होंगी मैग्नीशियम की, देन एल्युमिनियम की, देन सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन बिकॉज। क्लोरीन और आयोडीन ये दोनों आपको पता है कि हैलोजेंस है। अब हमने बताना है कि क्लोरीन जो है वो आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इट हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो क्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आयोडीन से ज़्यादा है। एफिनिटी कहते हैं मोहब्बत को, यानी ये इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो एक एटम को दूसरे एटम से ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है। एटॉमिक साइज, जो क्लोरीन है इसका जो एटॉमिक साइज है वो आयोडीन से कम है, सो दैट्स व्हाई ये ज़्यादा रिएक्टिव है। सेकेंडली जिस तरह यहाँ पर गिवन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो ये भी क्लोरीन को ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है। एंड द थर्ड वन इज़ ऑक्सीडेशन। जो क्लोरीन है इसकी इजीली आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो, जबकि आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन है वो करना थोड़ा मुश्किल है। सो दैट्स व्हाई जो क्लोरीन है ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से। क्वेश्चन नंबर 9 इज द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जिसका पीएच न्यूट्रल हो। सो 7 तक एसिडिक है, 7 to 8 तक ये हम अल्कलाइन कंसिडर करते हैं। सो 7 के बाद जो पीएच स्टार्ट होता है दैट इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए की बात करें N2O, N2O आपका न्यूट्रल है। बकाया ऑप्शन बी NO2, NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक है। ऑप्शन सी को देख ले N2O3, ये डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, ये भी एसिडिक है। एंड N2O5 विच इज नोन एज डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये भी एसिडिक है। सो ऑप्शन ए आपका न्यूट्रल है। बकाया बी, सी और डी ये आपके एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज एंड KMnO4। सो ऑक्सीडेशन नंबर आप कब फाइंड कर सकते हो, जब आपको पोटाशियम का और ऑक्सीजन का क्या हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता हो। सो सबसे पहले आप क्या कर ले, जो भी आपको एलिमेंट दिया जाए, जो भी आपको एटम दिया जाए कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करे, इसको आपने आज करना है कि ये एक्स है। सो पोटाशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। इसके बाद मैंगनीज से हो जाएगा +X, बिकॉज एक्स को हमने
लेट किया था। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पर -2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद -2। -2 के साथ मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज ऑक्सीजन का जो एक एटम है इस पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा -8। अब इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में कर लेंगे। सो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 -8। तो -8 में से 1 को माइनस कर ले, से हो जाएगा x -7 इज इक्वल टू 0। x क्या है? ये आपका मैंगनीज है। सब चूंकि हमने मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फाइंड करना है, तो 7 दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, से हो जाएगा +7। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है ऑप्शन Skill number 11 is most of the reabsorption of glucose and amino acids occurs in। So आपको स्टूडेंट्स को पता है कि किडनीज का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना, आपके ब्लड को फिल्टर करना। इसमें जो सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उनको बॉडी से निकालना। अब सीन क्या होता है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे ब्लड में जिसकी रीअब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है। जिस तरह ग्लूकोज जो है, आपको पता है इससे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, पर अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। सो इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो अब जो इसकी रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होती है? सो वो होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। आपको पता है जो पूरा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, फिर होता है रीअब्जॉर्प्शन का, ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको होता है किडनी में। और किडनी का जो बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है, आप लिख ले अपने नोटबुक में, फर्स्ट पार्ट बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल में हो जाता है आपका फिल्ट्रेशन, इससे ब्लड पास हो जाता है। जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ब्लड में रह जाती हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वो कैपिलरीज से पास हो जाती है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वो आपके नेफ्रॉन के सेकंड पार्ट में चला जाता है। वो पार्ट कौन सा है? वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से पास हो जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से चला जाता है लूप ऑफ हेनले में, ये चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। अब देखिए फिल्ट्रेशन कौन से पार्ट में हो गया? वो हो गया बोमेन कैप्सूल में। फिर बोमेन कैप्सूल के बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन का। रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, देन डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, देन लूप ऑफ हेनले में। फिर लूप ऑफ हेनले के बाद जो बकाया चीजें होती हैं जिसकी जरूरत बिल्कुल भी हमारी बॉडी की नहीं होती वो चली जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये चली जाती है यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आप इस यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर। स्किल नंबर 12 इज द रिएजेंट दैट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन टू पेप्सिनेज। तो स्टूडेंट्स, पेप्सिन क्या है? ये एक एंजाइम है जिसका काम होता है प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करना। पेप्सिनोजन क्या है? इस पेप्सिन का जो इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन इज नोन एज पेप्सिनोजन। अब इस पेप्सिनोजन को हमने पेप्सिन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पेप्सिन होता कहाँ पर है। सो पेप्सिन होता है स्टमक। स्टमक में पेप्सिन होता है। स्टमक में बेसिकली प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन। ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है, जिस तरह मैंने पहले बताया। तो जो पेप्सिनोजन होता है इस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो HCl है या के पेप्सिनोजन पर वर्क करता है। अब पेप्सिनोजन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसको इनएक्टिव बनाती है? तो इसके साथ प्रोटीन के कुछ टुकड़े लगे होते हैं, कुछ पेप्टाइड चेन्स लगे होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आके वो हटा देता है और उसके एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन कर। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हिच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। सो विटामिन हमारे पास ऐसे एक्सेसरी फैक्टर्स है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत कम मिकदार में होती है। लेकिन अगर आप विटामिन को कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होने लग जाती है। यहाँ पर वो विटामिन जो ब्लड के क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है वो है विटामिन के। विटामिन के की कमी जिस इंसान में होती है उसका ब्लड क्लॉट नहीं कर सकता। विटामिन को आपको पता है हमने 2 बड़ी क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन से हैं? वह है विटामिन ए, डी, ई एंड के। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं? विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम विटामिन ए की बात करें तो जब आप विटामिन ए को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी आती है। सो आपकी बॉडी में एक डिजीज़ कॉज होती है जो है नाइट ब्लाइंडनेस, आपको रात में नज़र नहीं आता। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी आती है तो आपकी बॉडी के जो बोन होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और विटामिन ई के अगर आप नहीं कंज्यूम करेंगे तो इससे आपको स्किन की डिफरेंट डिजीज लग सकती है। स्किन नंबर 14 इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है
उसके मेनली 3 बड़े पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मैं आपको बारी बारी बताता हूँ, आप नोटबुक उठा लीजिए और अपने पास नोट करते जाइएगा। सबसे पहले अगर हम फोर ब्रेन की बात करें, तो फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम का मेन फंक्शन क्या होता है, आपकी मेमोरी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपका करता है सेरेब्रम। उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस आपके हंगर को, थर्स्ट को, स्लीप वगैरह को कंट्रोल करता है। फिर आपके ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन नहायत छोटा होता है और ये फोर ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन होता है उसको आपस में कनेक्ट करता है। द लास्ट पार्ट इज नोन एज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की भी आपको 3 पार्ट्स मिलते हैं, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स। सेरेबेलम क्या करता है, आपकी बॉडी के बैलेंस को, आपके बॉडी के पास्चर को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स ये कलेक्टिवली आपके बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी फंक्शंस कौन से हैं, आपका हार्ट बीट, आपके ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, ये सारे काम कौन करता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा प्लस पोन्स करता है। अब यहाँ पर अगर हम लार्जेस्ट पार्ट की बात करें तो वो है सेरेब्रम। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन सी। आपने इन दोनों में फ़र्क करना है। सेरेबेलम जो है ये पार्ट है हाइंड ब्रेन का, और जो सेरेब्रम है ये पार्ट है फोर। नंबर 15 इज ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन आपने चूज करना होता है जो बकाया से डिफरेंट हो। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, सिंध। सिंध आपका एक प्रोविंस है, बकाया कराची, पेशावर और लाहौर, दीज आर सिटीज। नंबर 16 इज ऑड मैन आउट। तो जिस तरह एमसीक्यूज नंबर 15 था उसी तरह एमसीक्यूज नंबर 16 भी है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पांडा। बकाया अगर हम मंकी की बात करें, बेबोन की बात करें, चिंपैंजी की बात करें, तो ये क्या, ये बंदर के स्पेसिफिक टाइप्स है, लेकिन पांडा जो है इसकी स्पीशीज डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई हमारा जो ऑप्शन ए है यहाँ पर डिस्क। नंबर 17 इज एयर इज टू हेयर एज आई इज टू। सो कानों का काम क्या होता है, कानों का काम होता है सुनना और आई का काम होता है देखना। सो दैट्स व्हाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन। स्किल नंबर 18 इज ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। सो जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये वर्क करता है इन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, देखिए आपके ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स लगे होता है, एक होता है प्राइमरी कॉइल और एक होता है सेकेंडरी कॉइल। तो जब भी अल्टरनेट करंट फ्लो करता है प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, इसी को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। देखिए जो आपका करंट था, मैं लिख लूंगा आई, ये फ्लो कर गया प्राइमरी कोयल में। प्राइमरी कोयल में क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस में जाएगा, सेकेंडरी कोयल में जाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी कोयल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है ये वर्क करता है द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर के आपने 2 टाइप्स याद रखने हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, अगर आप इसको लो वोल्टेज देंगे तो उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, अगर आप इसको हाई वोल्टेज देंगे से उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट। नंबर 19 इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल फॉर मेकिंग एलईडी। एलईडी होता क्या है, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। ये हमारे पास एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जब इसमें से आप करंट को पास करते हो तो ये क्या करता है, ये लाइट को एमिट करता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन मटेरियल है, कॉमन मटेरियल फॉर मेकिंग एलईडी, हम कहते हैं ना कि हमने घर में एलईडी लगा दिया, सो इसके लिए जो कॉमन मटेरियल है वो GaAs। अब GaAs क्या है, GaAs स्टैंड्स फॉर गैलियम आर्सेनाइड, या फिर गैलियम आर्सेनाइड के अलावा इसमें सेकंड मटेरियल यूज किया जाता है, वो क्या है, वो है गैलियम फॉस्फाइड। सो ये 2 मटेरियल हैं जिसको एलईडी के बनाने में यूज किया जाता है। सो हमें लाजमी याद रखना है, इसको भूलना नहीं। इसके नंबर 20 इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज व्हेन इट। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, सो ये बराबर होता है लैम्डा इज इक्वल टू H/P। यहाँ पर सारा गेम किस में है, वो है P में। P क्या है, P मोमेंटम है हमारे पास mv के बराबर है, इट्स मीन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल यहाँ पर। सो आपको पता है कि जो P है डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। अगर आप मोमेंटम को यानी P को बढ़ाते हो तो उससे जो लेमडा है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगा, और अगर आप P को कम करते हो तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये ज़्यादा होगा। इट्स मीन जो आपका P है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कांस्टेंट और डी ब्रोगली वेवलेंथ। P बढ़ाएंगे
सो ये कम होगा, पी कम करेंगे सो ये ज़्यादा होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंक्रीज़ कब होगा? जब आप वेलोसिटी को डिक्रीज़ करेंगे। वेलोसिटी क्यों डिक्रीज़ करेंगे? बिकॉज़ जो यहाँ पर पी है, ये डिपेंड किस पर करता है? ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।